औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा दैट प्रोसेसेस, कि आपके कौन से डाटा जो है या डाटा की कौन सी टाइप जो है वो आपके कंप्यूटर में प्रोसेस होती है, तो उसकी बेस पर हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इस लेक्चर में आगे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डाटा दैट इट प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डाटा दैट आर प्रोसेस एंड वर्क ऑन। के अलावा एक और लेक्चर है जिसमें हम कंप्यूटर्स की टाइप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइज, लेकिन यहाँ हम साइज के हवाले से नहीं बात करेंगे या साइज के हवाले से हम नहीं क्लासिफिकेशन करेंगे, बल्कि हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? टाइप ऑफ डाटा की बेस पे। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं कंप्यूटर की। एक है डिजिटल कंप्यूटर्स, एक है एनालॉग कंप्यूटर्स और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे पास डाटा की 2 टाइप्स हैं, एक है डिजिटल कंप्यूटर्स और एक है एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, माफ कीजिएगा, एक है डिजिटल डाटा और एक है एनालॉग डाटा। तो और ये ऑब्वियस है कि जो कंप्यूटर डिजिटल डाटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखते हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है, और जो कंप्यूटर्स जो है एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के फ़र्क को समझें, हमें डिजिटल और एनालॉग डाटा के फ़र्क को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा के फ़र्क को समझ जाएं तो हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं जो कि इन डाटा की बेसिस पे काम करते हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए इस सिलसिले में हम पहला जो है वो देखते हैं और वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। अब जैसे कि आपको पहले बताया कि डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से हैं जो कि काम करते हैं डिजिटल डाटा के ऊपर। देखिए, डिजिटल का वर्ड निकला है डिजिट से। ठीक है, तो डिजिटल डाटा कौन सा डाटा है? डिजिटल डाटा इज द वन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स और नंबर्स इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की फॉर्म पे, 0 और 1 की बेस पे काम करते हैं। ठीक है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये 0 और 1 क्या है, ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये 0 और 1 जो कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि कंप्यूटर्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ 0 एंड 1, ये 0 और 1 हमारे पास वोल्टेज लेवल्स हैं। ठीक है, इनको 0 और 1 भी कहा जाता है, इनको ऑन एंड ऑफ भी कहा जाता है, इनको ट्रू एंड फॉल्स भी कहा जाता है। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, या 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। ठीक है, और इसी वजह से इसको मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर या जो हमारी मशीन है, मशीन से मुराद यहाँ कंप्यूटर है, वो इसको डायरेक्टली समझ सकता है। क्यों? कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये वोल्टेज पे काम करती है। ठीक है, और वोल्टेज, ये 0 और 1 क्या है? वोल्टेज लेवल्स हैं। ठीक है, 0 मीन्स नो वोल्टेज एंड 1 मीन्स दैट द वोल्टेज इज प्रोवाइडेड। इसके अलावा इसको बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी में जो बाय है वो 2 को प्रेजेंट कर रहा है, एंड बेसिकली मीन्स कि इसमें टोटल 2 ही नंबर इस लैंग्वेज में अलाउड है और वो है 0 एंड 1। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि जी कंप्यूटर में ये 0 और 1 कहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आपने क्या कहना है कि ये 0 और 1 एक्चुअली वोल्टेज लेवल्स हैं। ठीक है, एनी टाइप ऑफ डाटा given as input to the computer is converted into numeric form। याद रखिएगा कि हम किसी भी टाइप का डाटा जिस वक्त कंप्यूटर में एंटर करते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपना नाम एंटर करते हैं, मैं अपना नाम एंटर करता हूं जो कि है एहसन और उसके स्पेलिंग है AHSAN। ठीक है, और मुझे सामने कीबोर्ड पर ये सामने स्क्रीन पर जो मेरे आउटपुट डिवाइस है उस पर ये चीज़ नज़र भी आती है कि मैंने AHSAN जो है वो एंटर किया है। लेकिन याद रखिएगा कि AHSAN इट डज नॉट गो इन टू द कंप्यूटर एग्जैक्टली दिस फॉर्म। इसमें आप कोई एक करेक्टर अगर उठा लें, फॉर एग्जाम्पल हम राइट नाउ ए की बात करते हैं, तो आपको मैं बताऊं, आपको इट यू वुड फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस वक्त आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हो तो इंटरनली ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 65 में। ठीक है, इंटरनली ए 65 में कन्वर्ट हो जाता है, और 65 भी कौन सा 65? जो 6 और 5 वाला हम डेसिमल में लिखते हैं वो नहीं, बल्कि बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बी कन्वर्ट करते हैं
या बी हम इंटर करते हैं तो बी आपका इंटरनली 66 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये A65 में क्यों कन्वर्ट होता है, किसी और में क्यों कन्वर्ट नहीं होता, वो मैं अभी आपको कुछ लम्हे बाद बताता हूँ। लेकिन यहाँ जो पॉइंट समझने का है वो ये कि जो भी आप डाटा एंटर करते हो, चाहे आप टेक्स्ट फॉर्म में डाटा एंटर करते हो, चाहे आप कोई पिक्चर फॉर्म में डाटा एंटर करते हो, आप वीडियो एंटर करते हो, आप साउंड एंटर करते हो, ये सारा इंटरनली जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, और न्यूमेरिक फॉर्म में भी बाइनरी न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि जो मैंने आपको कहा कि ए आपका 65 में चेंज हो जाता है, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आया हो कि जी 65 में क्यों, 32 में क्यों नहीं, 100 में क्यों नहीं, 200 में क्यों नहीं। तो ये क्या मेरी अपनी मर्जी थी? नहीं जी, ये मेरी अपनी मर्जी नहीं थी। इसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने जो है वो एक स्टैंडर्ड मैंने मेंशन किया है, आस्की। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. I repeat, ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. ठीक है, तो अब ये एक स्टैंडर्ड है जो कि बताता है कि अगर आप A इंटर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, B इंटर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा। तो ये आपको मैं इस लेक्चर के बाद पूरी एक पिक्चर सेंड करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर कीबोर्ड का किस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको हैरानी होगी जान के कि जो आपके नंबर्स हैं ना कीबोर्ड पे, लाइक 0 से 9 तक, ये खुद भी अंदर जो है वो डिफरेंट नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू यहां पर आपको बताने का मकसद क्या है कि जब हम कहते हैं कि इट वर्क्स ऑन डिजिटल डाटा, और डिजिटल डाटा में भी कौन से डिजिट्स पे, जीरोज एंड वंस में। ठीक है, वट एवर यू इंटर इनटू अ डिजिटल कंप्यूटर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिट्स। लेकिन वो कन्वर्जन कैसे होती है, वो कन्वर्जन किसी स्टैंडर्ड के तहत होती है, और सबसे ज्यादा कॉमन जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं वो आस्की स्टैंडर्ड है। और इस लेक्चर के साथ मैं आपको एक पिक्चर सेंड करूंगा जिसमें तमाम आस्की कोड्स होंगे जो कि बेसिकली 0 से लेके 255 तक हैं। टोटल हैं 256, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 255। तो आपको पता चलेगा कि हर कीबोर्ड का कैरेक्टर, कैपिटल ए एक डिफरेंट कैरेक्टर में नंबर में चेंज होता है, स्मॉल ए एक डिफरेंट नंबर में चेंज होता है। तो ये सारी रेंज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लिप में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में बता रहा था, याद रखिएगा कि अगर आप डिजिटल कंप्यूटर्स की या डिजिटल डाटा की डेफिनेशन देखेंगे किसी भी बुक में या लिटरेचर में, तो आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा कि डिजिटल डाटा जो है वो डिस्क्रीट होता है नेचर में। ठीक है, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है कि डिजिटल डाटा में जंप होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये हमारे पास डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 1 के बाद हम डायरेक्टली किस पे जा रहे हैं, 2 पे जंप कर रहे हैं। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि 1 और 2 के दरमियान कोई वैल्यूज नहीं है? तो इसका जवाब है कि जनाब 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। इसके दरमियान 1.1, ठीक है, फिर 1.1 के बाद क्या आता है, 1.2 आता है? नहीं, 1.1 के बाद 1.11 आता है, फिर 1.12 आता है। इस तरीके से 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। लेकिन डिजिटल डाटा में हम 1 के बाद डायरेक्टली 2 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा डाटा जिसमें डिजिट्स या डाटा के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जंप हो और आप बीच की तमाम वैल्यूज को इग्नोर करके डायरेक्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जा सकें, तो इसको कहा जाता है डिजिटल डाटा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। डिजिटल डाटा को डिस्क्रीट डाटा भी कहा जाता है। अच्छा, आगे जाते हैं जी। मैं आपको ये कह रहा था और मैंने पिछली वीडियो में ये बताया कि चाहे जिस टाइप का भी डाटा आप इंटर करें, वो इंटरनली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिट्स में या नंबर की जो 0 एंड 1 की प्रेजेंटेशन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है जी, सर ने कह दिया कि ए जो है वो आज की वैल्यू के थ्रू 65 में कन्वर्ट हो जाएगा, या कैपिटल बी जो है वो 66 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हर टाइप का डाटा। तो हर टाइप के डाटा में तो पिक्चर भी आती है, वीडियो भी आती है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल इंक्लूड किया और उसको मैंने हेडिंग भी दी है कि अभी आप ये देखें, हाउ अ पिक्चर इज प्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, कि मतलब आपको समझाना चाहता हूँ कि एक पिक्चर भी जिस वक्त आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो बुनियादी तौर पे वो भी डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो उस सिलसिले में आपको बताना है और समझिएगा कि सबसे पहले तो आपको समझाना है कि किस तरीके से एक पिक्चर स्टोर होती है। तो आपका
जो कंप्यूटर्स है, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसे कि मैंने लिखा है कि कंप्यूटर ब्रेक्स डाउन द इमेज इनटू टाइनी एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल। ठीक है। सो एन इमेज विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 1024 बाय 798 पिक्सल्स। अब पिक्सल क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पे आपकी जो स्क्रीन होती है ना, उस स्क्रीन को क्या कर दिया जाता है, रोज एंड कॉलम्स में जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। 1024 बाय 798 पिक्सल्स मीन कि 1024 आपके पास जो है वो कॉलम्स हैं, 798 रोज हैं। ठीक है। और हर रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन होता है उसको कहा जाता है पिक्सल। तो अगर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1024 बाय 798 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपकी स्क्रीन पे टोटल 8,17,152 पिक्सल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है। और हर पिक्सल एक बाइनरी वैल्यू से प्रेजेंट होगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कितनी कलर है। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आपको नीचे जो है वो एक इमेज नजर आ रही है, ये जो मैंने सिलेक्ट की है ये वाली। ठीक है। इसको अगर आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 इसमें रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है, इस पिक्चर की रेजोल्यूशन है 6x6। तो टोटल इसमें पिक्सल्स कितनी होंगी? इसमें टोटल 36 पिक्सल्स हैं। अब ये पिक्चर हमने प्रेजेंट करनी है, और ये क्या है? ये एक मोनोक्रोम इमेज है। मोनोक्रोम इमेज कहते हैं वो इमेज जिसमें सिर्फ 2 कलर्स होते हैं। ठीक है। तो अब इसमें 2 कलर्स हैं, लेट्स सपोज व्हाइट या ब्लैक। तो अब 2 कलर्स हैं, तो 2 कलर को प्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बाइनरी डिजिट्स चाहिए। तो लेट्स सपोज आप ब्लैक को प्रेजेंट कर लें 1 से, और जो व्हाइट है उसको प्रेजेंट कर लें 0 से। ठीक है। तो ये इमेज इंटरनली किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है आपके कंप्यूटर में, ये देखें। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया कि आपका जो स्क्रीन है उसको पिक्सल्स में डिवाइड कर लिया जाता है, और हर पिक्सल को एक बाइनरी वैल्यू से प्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जहां जहां 1 है उसमें सॉरी, जहां जहां ब्लैक है तो उस पिक्सल की वैल्यू 1 दी जाएगी, और जहां जहां व्हाइट है उस पिक्सल की वैल्यू 0 दी जाएगी। और कंप्यूटर को ये समझ आएगी कि जहां 0 है तो इसका मतलब है कि ये पिक्सल जो है वो व्हाइट रखना है, और जहां 1 है तो इसका मतलब है कि ये पिक्सल जो है वो ब्लैक रखना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मजीद ये पैदा होता है कि क्या तस्वीर हमारे पास हमेशा मोनोक्रोम होगी? 2 से ज़्यादा कलर्स भी तो हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल भी डाली है कि फॉर एग्जांपल ये इमेज देख लें। ये अब 4 कलर इमेज है। इसमें आपके पास येलो कलर भी है, वाइट भी है, ब्लू भी है और ब्लैक भी है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि बुनियादी असूल चेंज नहीं होगा। आपकी स्क्रीन को उसी तरीके से पिक्सल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रेजोल्यूशन। लेकिन पहले हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 कलर थे, तो हमने एक कलर को 0 से, एक कलर को 1 से प्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास 4 कलर हैं, तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए होंगी। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 से, और ब्लैक कलर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं 0 1 से, येलो कलर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं 1 0 से, ब्लू कलर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं 1 1 से। जरूरी नहीं है, आप ये कॉम्बिनेशन चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 आप किसी और कलर के लिए रख दें। तो उसी तरीके से हर पिक्सल को बाइनरी वैल्यू से प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त चूंकि 2 कलर्स नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 यूज किया जाए, हमारे पास ज्यादा कलर्स हैं, तो हमें ज्यादा कॉम्बिनेशंस की जो है वो जरूरत होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां जिस पिक्सल में येलो कलर है, तो येलो का यहाँ पे जो आपके पास कोड था वो 1 0 था, वहां पे आपको 1 0 नजर आ रहा है। जहां पे व्हाइट कलर है आपको उसका कोड 0 0 नजर आ रहा है। जहां पे ब्लैक कलर है आपको उसका कोड जो है वो 0 1 नजर आ रहा है। और जहां पे ब्लू कलर है आपको उसका कोड 1 1 नजर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह जितने ज्यादा आपके पास कलर्स होंगे, उतनी ज्यादा कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको चाहिए होंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। आगे जाते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स। तो जैसे कि मैंने डिजिटल कंप्यूटर में आपको बताया था कि डिजिटल कंप्यूटर्स वो हैं जो डिजिटल डाटा पे काम करते हैं, इसी तरीके से एनालॉग कंप्यूटर्स वो हैं जो एनालॉग डाटा पे काम करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर की वर्किंग को समझने के लिए आपको एनालॉग डाटा को समझना होगा। वहां पे आपको बताया था कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट होते हैं नेचर में, मींस के वैल्यूज के दरमियान जो है वो जंप पाई जाती है। जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग डाटा पे काम करते हैं, और एनालॉग डाटा कंटिन्यूअस होता है नेचर में, जैसे कि लिखा हुआ है
एनालॉग डाटा इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर स्केल पे जिस वक्त एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को मूव करते हो तो इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, आप इसमें एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे डिजिटल और एनालॉग क्लॉक का डिफरेंस बताता हूँ। डिजिटल एनालॉग में आपके पास जो है वो 1 के बाद डायरेक्टली 2 आता है, लेकिन आप देखते हैं कि आपका जो एनालॉग क्लॉक है जिस वक्त वो मूव करता है, तो फॉर एग्जांपल आपकी जो नीडल है जब वो 1 से 2 पे जाती है तो वो डायरेक्टली 1 के बाद 2 पे नहीं जा सकती, बल्कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में 1 और 2 के दरमियान जितने भी जो भी स्केल पे वैल्यूज हैं उससे गुजरती हुई जाती है। सिमिलरली कोई और एग्जांपल ले लें, मैं आपको समझाने के लिए कार की एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक टाइम यूनिट ऑफ टाइम में आप जो है वो कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगले ही सेकंड आप 40 से डायरेक्टली 50 किलोमीटर पर आवर पे चले जाएं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको 40 और 50 किलोमीटर पर आवर के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक सेकंड में आप 40 किलोमीटर पर आवर पर है और ऑल ऑफ अ सडन आपने जंप कर ली 50 किलोमीटर पर आवर पे। नहीं, आपको बीच की तमाम वैल्यूज पर से जो है वो गुजर कर जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस नेचर ऑफ डाटा, ठीक है। तो इसमें जो आपका जिस तरह टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल थर्मामीटर में आप जो है वो टेम्परेचर चेक करते हो, मर्करी बेस्ड थर्मामीटर में आप टेम्परेचर चेक करते हो, तो उसकी जो फॉर्म है वो भी एनालॉग होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मर्करी जो है वो स्टार्ट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो डायरेक्टली 20 या 25 या 30 जो भी टेम्परेचर है उस पर चला जाए? नो, वो जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बीच की तमाम वैल्यूज पर से गुजरते हुए जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वेट, वोल्टेज, ये तमाम वो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं जो कि एनालॉग नेचर की हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, खुश आमदीद लेक्चर के लास्ट पार्ट में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो उसको कंटिन्यू करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से हैं जो कि इट मेजर्स कंटिन्यूस चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ऊपर कि कंटिन्यूसली वो चेंज होती है, उसमें जंप नहीं होता। और फिर आगे वो मजीद एग्जांपल्स दे रहे हैं कि द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, मैं आपको एग्जांपल पहले दे चुका हूँ। द चेंज ऑफ टेम्परेचर measured by a thermometer, the weight is measured by weight machine। अगर आपने कभी यूज़ की है तो आपको आइडिया होगा कि वो भी continuous नेचर में होती है। These computers are ideal in situation where data can be accepted directly from measurement instrument without having to convert it into numbers or code। जी बिल्कुल, इनके अगर आप लोगों ने इस पॉइंट को समझने के लिए आप फॉर एग्जांपल आपने अगर लाइट मीटर देखा है, अगर आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो टेस्ट मैच में जैसे ही असर का टाइम होता है तो जो अंपायर्स हैं उनके पास एक लाइट मीटर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है वो, अगर आप देखें ऐसे हाथ ऊपर करके वो उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लेस करते हैं, तो डायरेक्टली वो जो मशीन है वो आपकी लाइट की इंटेंसिटी को फील करके और उसकी जो करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट है वो शो करती है, ठीक है। आगे जाते हैं, सम अप करेंगे इसको। अब हम अभी याद रखिएगा एक टाइप रहती है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो एनालॉग वर्सेस डिजिटल कंप्यूटर में फॉर मेजरमेंट परस्पेक्टिव द रिजल्ट्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट देन द रिजल्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, क्योंकि अभी आपको मैंने पीछे पॉइंट बताया है कि डिजिटल कंप्यूटर में जो है वो पहले कन्वर्जन करनी पड़ती है और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट जो है वो कर सकता है रियल एनवायरनमेंट से। और प्रोसेसिंग परस्पेक्टिव से द रिजल्ट ऑफ डिजिटल the results of digital computers are better than the result of एनालॉग कंप्यूटर। तो जहां तक मेजरमेंट, जहां तक इनपुट लेने की बात है तो वो आपके एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो उस बेटर कंसीडर किए जाते हैं, और जहां तक प्रोसेसिंग और रिजल्ट्स की बात है तो आपके डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा बेटर कंसीडर किए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर फास्टर देन डिजिटल, क्योंकि उसमें वो कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती। एनालॉग कंप्यूटर्स लैक मेमोरी वेयर इज डिजिटल कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो भी कम होती है, तो उसमें मेमोरी बिल्कुल नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि हम अपने कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं कि जो हम मेमोरी और इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, सो दे रिक्वायर मेमोरी टू वर्क, ठीक है। वी कैन से दैट द डिजिटल कंप्यूटर्स काउंट एंड एनालॉग कंप्यूटर मेजर। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन इन्होंने की है कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। अगर आप पीछे एग्जांपल्स देख लें जिसमें मैंने आपको लाइट मेजरमेंट्स और टेम्परेचर मेजरमेंट और
स्पीड मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट की एग्जांपल दी है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो काउंटिंग या यूं कह लें कि प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। और लास्ट वन है जनाब हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अब आपको मैं बताता हूँ कि हाइब्रिड उस चीज़ को कहते हैं जो कि दरमियानी होती है, जिसमें दोनों चीज़ों के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर से मुराद ऐसे कंप्यूटर जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर्स की खासियत जो है वो पाई जाती है, या इन अदर वर्ड्स में आप यूं कह लें कि वो दोनों टाइप ऑफ डाटा, डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। So it combines the best features of digital and analog computer, high speed of analog computer and memory and accuracy of digital computer। मतलब ये तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। They can process both continuous and discrete data। ठीक है। एग्जाम्पल ये दे रहे हैं पेट्रोल पंप की। ठीक है। अब पेट्रोल पंप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिरी बात है, मुझे यकीन है कि आपने कभी न कभी बाइक जो है वो ड्राइव की होगी, या आपने जो कार है वो ड्राइव की होगी, और जब ड्राइव की होगी तो शायद आपने, बल्कि शायद क्या कि यकीनन पेट्रोल भी आपने डलवाया होगा। तो जिस वक्त आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं तो ज़रा गौर कीजिए कि जब आप उसको कहते हैं कि जनाब मुझे आपने 500 रुपीज़ का जो है वो पेट्रोल डाल देना है, तो वो वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में 500 रुपीज़ जो है आजकल के मॉडर्न पेट्रोल पंप्स में वो ऐड कर देता है। उसके बाद जो है जब वो पेट्रोल जो है वो आपकी गाड़ी में डाला जाता है, तो वो जो फ्लो ऑफ पेट्रोल है, वो जो लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल जो है उस पंप से ट्रांसफ़र हो रहा है आपकी गाड़ी में, वो होता है कॉन्टीन्यूस फॉर्म में। ठीक है। और दूसरी तरफ जो ऊपर मेजरमेंट हो रही होती है कि जी कितने लीटर पेट्रोल जो है वो डाल दिया गया है और कितनी कॉस्ट जो है वो इस पे आ चुकी है, वो डिजिटल फॉर्म में हो रही होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरफ जो है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में प्रोसेसिंग की जा रही है, और उसी वक्त उस कॉन्टीन्यूस फॉर्म की प्रोसेसिंग के अगेंस्ट आपका डिजिटल मेजरमेंट भी की जा रही है। तो आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जांपल है कि वो दोनों टाइप ऑफ डाटा को जो है वो एक वक्त में प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। आप इसको देख लें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो और मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ साथ में जो आस्की कोड की बात की थी, तो आस्की कोड की मैं पिक्चर जो है वो अभी इसमें इसके साथ जो है वो अपलोड करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।